हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने बी फार्मेसी का सेमेस्टर वाइज पूरा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो हम लोग एच ए पी यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर डिस्कस किया है। आज इसी सीरीज में बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का या ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर 3 में बात करने जा रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पूरे लेक्चर को इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैंने लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा, पूरा पेपर। आप लोग उसको भी जाके देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसा कि ये है यूनिट 1 में आपको जो यहाँ पर टॉपिक हमने कवर कर लिया अब तक, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरा लेक्चर कवर किया, जाके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर 2 में कवर किया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी देख लीजिएगा। अगला हमारा है आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, देन उसका स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी इसके टाइप्स हैं पूरा हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं टिश्यू लेवल का। अगर आपको बेसिक से पता होगा, सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या बनता है, सेल बनता है, और ढेर सारी सेल मिलके क्या बनती हैं, टिश्यू मिलती हैं। और ढेर सारी टिश्यू फर्दर मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और वही ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके हम एक पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो आज हम उसी स्टेप में पढ़ने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका इंट्रोडक्शन है कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ढेर सारे सेल्स का आप जब आपस में कंबाइन होती हैं तो उसी को टिश्यू बोलते हैं। जिनका क्या रोल होता है, जो शेयर करती है कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, उनका ओरिजिन भी सिमिलर होगा, एंड उनका जो फंक्शंस होगा वो भी सिमिलर होगा, और अलग अलग स्पेशलाइज एक्टिविटी को भी परफॉर्म करती हैं लोकेशन के बेसिस पे। अगला अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, तो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। कभी कभी 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है राइट द डिफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी, तो आप ऐसे एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू को। तो टिश्यू को हम बेसिकली 4 बेसिक टाइप में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इन्हीं चारों टाइप के टिश्यू को हम पूरा डिस्कस करेंगे, और ये लेक्चर इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना होता है। सेमेस्टर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे क्लासिफिकेशन टाइप का, तो आप पहले फ्लो चार्ट बनाइए, देन एक एक को अच्छे से विथ इमेज के साथ एक्सप्लेन करते जाइए, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और मैंने अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें उसका एक लेक्चर अपलोड किया है प्रॉपर, एक टीयू के सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी को दिखा के किस पेज पे कैसे लिखना है, कितना स्पेस छोड़ना है प्रॉपर, उसको भी जाके वहाँ से देखिए। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है स्टेरिएटेड एपिथेलियम, तीसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर सिंपल एपिथेलियम को देखोगे, ये फर्दर आपके डिफरेंट टाइप में डिवाइड होता है। पहला जैसे सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर, और वही जब इसमें सीलिया आ जाता है तो एक अलग टाइप का टिश्यू बनता है सीलिएटेड एपिथेलियम। अगला बात करें अगर हम स्टेरिएटेड एपिथेलियम की, इसके अंदर क्या हो जाता है, स्टेरिएशन आ जाता है। जैसे इसके फर्दर क्लासिफाइड है जैसे स्टेरिएटेड स्क्वेमस। अब ये फर्दर क्रिटिनाइज एंड नॉन क्रिटिनाइज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपका आएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, देन स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर। आगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे, तो इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इसके सब टाइप आ जाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर इसके भी फर्दर 3 टाइप हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, इसके सब टाइप हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका आता है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और एक इलास्टिक टिश्यू होते हैं। अभी बात करें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसमें आप देखेंगे 3 टाइप्स हैं। पहला कार्टिलेज है, दूसरा आपका बोन है, तीसरा ब्लड है। कार्टिलेज के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। बोन में आपके देखेंगे कम्पैक्ट बोन आएगा, स्पंजी बोन आएगा, और इसके अंदर ब्लड आ जाता है।
अगर बात करें हम मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट हमारा नर्वस टिश्यू के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, एक न्यूरॉन्स होता है और एक न्यूरोग्लिया होती है। न्यूरॉन्स के जो सब टाइप इसके अंदर इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने का भी एग्जाम में आता है, तो इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, सेल बॉडी होता है और एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। न्यूरोग्लिया को हम लोग सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। अब इसी पूरे फ्लो चार्ट को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना। तो बोलिए क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो कॉमनली रिफर टू एज एपिथेलियम, जो बना होता है आपका मोर देन 1 और मोर लेयर ऑफ सेल का बना होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या रोल होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर होता है, कवर करता है बॉडी सर्फेस को एंड बॉडी कैविटीज को, ब्लड वेसल्स को और ग्लैंड्स को भी, और ग्लैंड को बनाने में हेल्प भी करता है। अगर इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो देखिए क्या रोल है। ये क्या करता है, सेल्स इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं होता, यानी एवेस्कुलर होती है, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाई जाती है और हाई रीजनरेशन कैपेसिटी भी होती है इसके अंदर। कभी देखा होगा चोट लगती है, खून बहता है, थोड़े दिन बाद वहाँ पर दोबारा से स्किन आ जाती है, तो इसीलिए इसके पास हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। फंक्शंस के बारे में बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन मदद करता है और एक्सक्रीशन मदद करता है। सारे फंक्शन हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो अपने जैसे देखा था सिंपल एपिथेलियम, स्टीरिएटेड और ग्लैंडुलर। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक स्लाइड में। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सिंपल एपिथेलियम के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके अंदर तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो उसका डिफिनीशन पता होना चाहिए, और एक उसका प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए, और उसका फंक्शन क्या है। हर एपिथेलियम का लोकेशन के बेसिस पे अपना अपना काम होता है। तो डिफिनीशन में देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर। ये सिंगल पतली लेयर की बनी होती है और ये फ्लैट होती है, चिपटी होती है, विथ इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। जैसे कि फिगर में यहाँ देख सकते हैं, एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये हमारा इसका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का इमेज है। तो इमेज को जरूर बनाना है, मैंने बोला था इमेज रिप्रेजेंटेशन से आपकी कॉपी भी भरती है और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स भी देता है। लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है, दे फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक जैसे ब्लड वेसल्स अलग अलग टाइप होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, वहाँ पे पाया जाता है। एंड एयर सैक्स ऑफ लंग, और हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें एयर सैक्स होते हैं, तो वहाँ पे भी पाया जाता है। फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व इन दी फंक्शन लाइक जैसे फार्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। ये हमारी डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, क्योंकि क्या है, जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे एल्वियोलाई के अंदर, वहाँ पर डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगला बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका डिफिनीशन क्या है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। ये भी सिंगल लेयर की होती है, लेकिन इसमें जो सेल्स होती हैं क्यूब लाइक हो जाती हैं। अब देखिए वही जो अभी आपने जो स्क्वेमस में पढ़ा वहाँ फ्लैट थी, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी सेल क्यूब जैसा बड़ी बड़ी बनना स्टार्ट हो गई। तो इसका लोकेशन बारे में बात करें, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड। ये जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, डक्ट में उनके। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, जैसा कि आपको पता है हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स पाया जाता है, मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 मिलियंस के आस लगभग। तो वहाँ पर पाया जाता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन के बारे में बात करें, इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि किडनी में पाया जाएगा तो किडनी का मेन काम ही है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ इसका रोल होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, इट इज कम्पोज ऑफ, ये भी सिंगल लेयर की होती है, और इसमें जो अभी देखिए इसके जो सेल्स होंगे और लंबे लंबे होंगे, टाल एंड सिलेंडर लाइक सेल्स हो जाती हैं। ये भी देखिए वही जो सेल थी अभी लंबी लंबी टाल हो गई एकदम। तो सिंपल सा ऐसे इमेज आपको प्रॉपर बनाते चलना है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं इनके बेस पे होते हैं। एंड दी फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, और अगर इनके जो फ्री सरफेस होते हैं वहाँ पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। लोकेशन के बारे में बात करें, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक, हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं और इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या है, इसका काम है हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इसका रोल हो गया हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का। अभी हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम का। इसमें देखिए इस जो हमारा स्टीरिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इसमें क्या होता है, डिफिनीशन देखिए, इसमें भी वही 3 पार्ट हम सब में डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, लोकेशन एंड फंक्शन। तो हमारा जो स्टीरिएटेड एपिथेलियम के अंदर जो हमारा स्टीरिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका डिफिनीशन देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर।
ये हमारे जो स्टीरिएटेड वाली जब बात स्टार्ट होगी तो आपको मल्टीपल लेयर की बात करनी पड़ेगी। ओके, तो इस मतलब आप मल्टीपल लेयर, आप फ्लैटेंड सेल, इसमें भी फ्लैटेंड सेल होगा। इट इज़ 2 टाइप, ये 2 टाइप होती है, क्रिटिनाइज और एक नॉन क्रिटिनाइज। क्रिएटिन एक प्रोटीन्स होता है, ओके, जो स्किन पाया जाता है। यहाँ पर लोकेशन देखिए, इट इज़ लोकेटेड इन द स्किन में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, थ्रोट में पाया जाता है और वेजाइनल पार्ट में भी पाया जाता है। फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मदद करते हैं। और जो क्रिएटिन होता है ये हमारे स्किन को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप स्क्वैमस, स्टीरिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम का, ऐसे, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर होती है इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मोटा बनाना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, अगला हमारा है स्टीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर। इसमें क्यूब जैसे सेल्स होंगी और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाई जाएंगी। लोकेशन क्या होगा, इट इज लोकेटेड इन स्वीट ग्लैंड, जितनी हमारे बॉडी में स्वीट ग्लैंड होती हैं, यूरेटर, मेल यूरेथ्रा में और एनस के जगह पे पाया जाता है। और इसका जो फंक्शंस होता है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है, अब उसी को जो इसके अंदर जो लेयर होंगी उसको आप मोटा मोटा क्यूब जैसा बना देना, बस वो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। अभी आ जाओ, नेक्स्ट हमारा है स्टीरिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें क्या है, ये भी सेवरल लेयर की होती है और इसका जो शेप अब हो जाएगा रेक्टेंगुलर इन शेप हो जाएगा। और इसका जो लोकेशंस होगा कहाँ पाया जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में एंड जो हमारे आईलिड्स, जो आँखों में आईलिड्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे पाया जाएगा। इसका जो फंक्शंस होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है। इस तरीके से इस वाले इमेज में आपको क्या कर देना है, बड़े बड़े रेक्टेंगुलर शेप में बना देना है। आज आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसमें देखो, तो यहाँ पर इसका पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि सम ऑफ जो हमारे कुछ जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं अपने सिक्रीशन के लिए। और उसी स्पेशलाइज सेल को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये देखोगे मेनली 2 टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर होते हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जिसका काम है म्यूकस का सिक्रीशन। और जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं इसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल पाया जाता है, जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ पावरिंग के बेसिस पे कहाँ पर कैसा सिक्रीशन हो रहा है, तो इसको फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्जोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके 2 मार्क्स में कई बार पूछा भी गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्जोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो प्रॉपर आप इस डिफिनेशन को याद करते जाइए। एक्जोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्जोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस निकालती हैं and secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell product निकालवाने में हेल्प करती हैं। और इनकी जो खास प्रॉपर्टी है, दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट, इनको निकलवाने के लिए हमें एक डक्ट यानी एक ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो जस्ट अपोजिट होता है एक्जोक्राइन ग्लैंड के, इसमें किसी भी प्रकार की डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में निकाल देती है। और ब्लड तुम्हें पता ही होगा, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन है, तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ इनके जो सिक्रेशंस होंगे अपने आप पहुँच जाएगा। तो देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, तो इनके जो प्रोडक्ट सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, हार्मोन्स निकलते हैं और सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो जिस ग्लैंड के पास जहाँ होगा वो ग्लैंड क्या करेंगे, अपना सिक्रेशन ब्लड में निकाल देंगे और उसको जहाँ भी अपना टारगेट ऑफ एक्शन होगा वहाँ जाकर अपना काम दिखाएगा। तो यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो, दोनों यूनिसेलुलर ग्लैंड का इस तरीके से बनाना है। ये आपका प्रॉपर यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है और इधर आपका मल्टीसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके जो फर्दर डिफिनीशन है उसको कवर करने हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। और जो भी हमारे हम जैसे हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स एनिमल ही तो हैं, तो हम जितने भी एनिमल है सबके अंदर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू मोर एबंडेंट मात्रा में। एंड दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा, क्योंकि इसके नाम में देखो कनेक्टिव मतलब कनेक्शन बनाना। तो इनका मेन जो स्पेशल फंक्शन होता है, लिंकिंग करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं अदर टिश्यू को, अदर ऑर्गन को आपस में अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा कनेक्टिव टिश्यू। तो इन कनेक्टिव टिश्यू इसमें क्या होते हैं, सेल्स आर लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस, और इसके अंदर
दो खास प्रॉपर्टी है। एक तो लूजली पैक्ड होती है और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी मदद से ही कनेक्शन बनाने में हेल्प हो जाती है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो, एक है सेल्स और एक है फाइबर्स और एक ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल्स में इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट, सबका अपना रोल होता है। फाइबर्स के बारे में बात करें तो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, और ग्राउंड सब्सटेंस में जैसे एक होता है जेल लाइक मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स पाए जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं कनेक्शन बनाने में डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन के साथ। अब आ जाओ इसके सब टाइप के बारे में बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनीसन क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज लूजली अरेंज, नाम में बता रहा है कि इसका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा लूजली अरेंज होगा एंड विथ मोर ग्राउंड सब्सटेंस, और इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड करेगा सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका जो टाइप होता है इसको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब चलो इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम फिर से वही 3 बात डिस्कस करेंगे, इसका डिफिनीसन, इसका लोकेशन, इसका फंक्शन। देखो बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखना होता, ऐसे जो कंटेंट कम लिखो लेकिन सॉलिड लिखो विथ इमेज रिप्रेजेंटेशन के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर आपका नंबर काटे, बिल्कुल ही नहीं काटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। तो डिफिनीशन क्या कहता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? कि इट इज़ लूजली अरेंज होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है? ये 2 टाइप के फाइबर, एक कोलेजन और एक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इसका लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो पाए जाते हैं कहाँ पर? लोकेटेड बिटवीन दी ऑर्गन्स अंडर स्किन के पास पाए जाएंगे, स्किन के नीचे। इसका जो फंक्शंस होगा, इट हेल्प इन पैकिंग, बाइंडिंग, सपोर्ट में मदद करेगा और एक कनेक्ट करता है स्किन को मसल्स से। यहाँ पर एक देखो प्रॉपर इमेज है हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है फर्दर। माइक्रोफेज पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और मास्ट सेल भी होते हैं। तो सारे स्ट्रक्चर बना के सबको प्रॉपर लेवलिंग करके भी लिखना है कौन सा स्ट्रक्चर का क्या नाम है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनीशन क्या बताता है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट। इसके अंदर एडिपोसाइट, एडिपोसाइट क्या होती है? साइट मतलब सेल होता है, एडिपो मतलब फैट, यानी जो फैट सेल्स होती है वो एडिपोसाइट कहलाती हैं। एंड ये इसके अंदर कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल भी पाई जाती हैं। लोकेशन कहाँ पाया जाएगा? इट इज लोकेटेड अंडर द स्किन और किडनी के पास पाया जाएगा। फंक्शंस क्या होगा? इट हेल्प इन एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन में मदद करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देना है। ये हमारे फैट स्टोरेज एरिया होती हैं जहाँ पर हमारा फैट स्टोर होगा, और इसी के बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होती हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका डिफिनीशन क्या है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर पाए जाएंगे एंड रेटिकुलर सेल्स पाए जाएंगे, जिनका लोकेशन होगा स्प्लीन में, लिम्फ नोड में एंड बोन मैरो में। और इनका फंक्शंस क्या होगा? ये क्या करते हैं? हमारे जो ऑर्गन में जो स्ट्रोमा होते हैं उनको बनवाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से इस रेटिकुलर फाइबर का स्ट्रक्चर, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर आपको बना देना। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा जो लूज के बाद अब बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का क्या इंट्रोडक्शन लिखना है कि डेंस का नाम में ही डेंस छुपा है, तो उसी की प्रॉपर्टी लिख देना कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेंस मतलब जो बहुत नज़दीक हो, एकदम क्लोज पैक हो, उसी को बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें अगर कोई चीज़ डेंस होगा, क्लोजली होगा, तो स्पेस तो बहुत कम होगा, इसलिए इसके अंदर लेस ग्राउंड सब्सटेंस भी होते हैं और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, मजबूती और रेजिस्टेंट। तो टाइप्स क्या होता है? इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, जैसा कि डेंस रेगुलर और इलास्टिक टिश्यू। तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डेंस रेगुलर को देखना। डेंस रेगुलर के अंदर रेगुलर जैसी बात तो आएगी, तो डिफिनीशन में क्या कवर करना है कि इनका जो ओरिएंटेशन होता है इनके फाइबर का, वो रेगुलर पैटर्न में होता है, इसीलिए इसको बोला ही जाता है डेंस रेगुलर टिश्यू। तो इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक सीरियली रो में अरेंज होते हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर के साथ। अगर लोकेशन बारे में बात करें तो हमारे लोकेटेड इन टेंडन एंड लिगामेंट पाया जाता है। और टेंडन लिगामेंट का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा जब आपका वाइवा होगा कि व्हाट इज रोल ऑफ टेंडन, व्हाट इज रोल ऑफ लिगामेंट। तो इसका मैंने स्टार्टिंग से ट्रिक बताते चला आया हूँ। जब भी लिगामेंट का रोल पता करना हो तो आपको एक लड़की का नाम याद करना है, बबली। ओके, जैसे बबली याद करेंगे तो बबली, तो एक बात से क्या हो जाएगा? बोन, और दूसरे बात से जगह बोन। तो बोन को बोन से कनेक्ट करता है कौन?
लिगामेंट। इस तरीके से आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बबली यानी जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा वो कौन है, लिगामेंट। और इसका जस्ट अपोजिट आपको बता देना, टेंडन यानी जो मसल्स को बोन से अटैच करेगा उसका नाम होगा टेंडन। तो इससे कन्फ्यूजन दूर रहता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके, हेल्प इन दी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलेजन फाइबर का इमेज है, इस तरीके से देखिए। इसके अंदर ये एकदम सीरियली अरेंज है, कोई भी रैंडम पैटर्न नहीं, एकदम सीरियली अरेंज है, इसीलिए इसको रेगुलर पैटर्न बोला गया। अब आगे जो डेंस इरेगुलर के बारे में बात करते हैं। डेंस इरेगुलर, इसके नाम में जाओ, इसके अंदर पक्का इरेगुलर जैसा कुछ पैटर्न होगा, कोई भी सही से अरेंज नहीं होगा। तो वही बात डिफिनेशन पर लिख देना है कि ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स और इरेगुलर पैटर्न, इसलिए इसको बोला जाता है डेंस इरेगुलर। कभी कभी हेडिंग के नाम में ही उसका आंसर छुपा होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसी को प्रॉपर लिखना होता है। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो, इसके अंदर क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे कोलेजन, जो अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में, कोई भी सीरियल पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा आपको। लोकेशन बारे में बात करेंगे, हमारे स्किन के डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं और इसका जो फंक्शन होगा वही स्ट्रेंथ करेगा। इट हेल्प इन दी स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में आपको मजबूती प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो इसका जो इमेज बना सकते हो, इसमें दिखा सकते हो कोलेजन फाइबर्स है जो इस तरीके से दिख रहा है, और इसका पैटर्न देखिए, कोई भी पैटर्न अरेंज नहीं है, ऐसे देखो रैंडम, कहीं भी रैंडमली पाया जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको दिखा देना। अब आगे आ जाओ, हमारा नेक्स्ट है इलास्टिक टिश्यू। तो इलास्टिक टिश्यू का डिफिनेशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन कहाँ पाया जाएगा, आपको एओर्टा में, लार्ज आर्टरी में। इसका फंक्शंस क्या होगा, हेल्प इन दी ब्लड वेसल्स वाल में हेल्प करेंगे, जितने भी ब्लड वेसल्स की वाल्स होती हैं वहाँ पर इसका अपना अपना इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराने में मदद करती हैं। तो इस तरीके से आप इसका इमेज बना सकते हो। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो दीज टाइप ऑफ टिश्यू क्या रोल होता है, हेल्प करते हैं मेंटेनिंग दी करेक्ट पोस्चर एंड सपोर्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को। तो और इसको अगर बात करें फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, जैसा कि आपने देखा ही था, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या बात करेंगे, कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज मोस्टली प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज़्यादा पाई जाती हैं एंड वर्क एज ए सपोर्टिंग सिस्टम इन स्केलेटन, और स्केलेटन में हेल्प करती है एज ए सपोर्टिंग सिस्टम। तो जो इंटरसेलुलर मटेरियल्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लाइबल होता है और रजिस्ट कंप्रेशन है, जो हमारे बॉडी में जो कंप्रेशन होता है उसको खिलाफ रजिस्ट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा दबने से उसको रोकता है। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इसके अंदर जो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे जो इनक्लोज होते हैं स्मॉल कैविटी विद इन मैट्रिक्स के अंदर, जो उनके अंदर से जो सिक्रीशन होता है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होते हैं हमारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर, वो बाद में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं बच्चे, वो कार्टिलेज हमारा बोन से रिप्लेस होता जाता है। कार्टिलेज आपस में मेच्योर होते जाती हैं और वो बोन बनती जाती हैं। अगर आगे बात करें, कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है कहाँ पाया जाता है, टिप्स ऑफ नोज, जहाँ भी लचीले ऑर्गन होंगे वहाँ पे पाया, जैसे नोज को आप उल्टा सीधा मोड़ सकते हो तो वहाँ पे देखो कार्टिलेज ही है। आपके कान्स, आउटर ईयर जॉइंट्स, देखो कान में लोग कितने भी तरीके के ईयरिंग पहन लेते हो, इजीली मुड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे कार्टिलेज पाया जा रहा। तो ये सारे इस जगह पाए जाते हैं। हमारे कुछ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी पाए जाते हैं और लिम्स में भी, और हमारे हैंड्स में भी थोड़े बहुत कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका कोलेजन फाइबर है जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है, और इसी के अंदर जो ये सर्कुलर स्पेस दिख रहा है ये हमारा कार्टिलेज सेल्स होती हैं, जिनको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज सेल। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा आता है बोन्स। बोन्स क्या होते हैं, बोन्स जो हमारे ये तो हार्ड होते हैं और ये प्लाइबल नहीं, ये नॉन प्लाइबल होते हैं, और ये जो हमारे रिच होते हैं इसके अंदर कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे बोन को क्या प्रोवाइड करते हैं, मजबूती, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो इट इज मेन टिश्यू, हमारा मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करवाने में मदद करता है। तो बोन्स हमारे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन को। जैसे हमारा हार्ट देखो प्रॉपर हमारे रिफ्स के अंदर रखा गया, ताकि हार्ट में अचानक से चोट लगे तो पहले अचानक उसको डैमेज ना करे, पहले रिफ्स डैमेज होगी देन हार्ट। तो इसलिए सारे ये बोन्स का बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है। तो बोन्स सेल्स जैसे ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं,
वो हमारी प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन स्पेस कॉल, जिस जगह पे पाई जाती हैं इसको हम लेकुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकुना। ये भी पूछा जाता है। तो लिम्ब बोन सच है, जैसे आपकी लॉन्ग बोन आप लेग की हो गई, आंसर वह जो क्या करते हैं, वेट बेरिंग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का पूरा वजन होता है हमारे लेग बोन पे होता है, तो इसीलिए ये हमारे वेट बेरिंग फंक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। तो दे आल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल, हमारे स्केलेटल मसल के साथ अटैच होती हैं एंड क्या करती हैं, ब्रिंग अबाउट डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट कर पा रहे हैं हम वो सब इसी वजह से कर पा रहे हैं। और ये सारे मूवमेंट हमारे बोन, जब हम पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में आएगा यूनिट 2 में, तो उसमें प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और स्केलेटल सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आपको उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उसको जाके प्रॉपर देखिए, सारा स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट क्या होता है, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आगे देखते हैं, दी बोन मैरो इन सम बोन्स, ये क्या करवाते हैं, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। कुछ हमारे जो बोन मैरो जो स्पेसिफिक लोकेशन पाई जाती है वो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है, जो हमारे ब्लड सेल का यानी आरबीसी का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। तो प्रॉपर फंक्शन होता है बोन का। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड का। तो ब्लड एक क्या होता है, ब्लड हमारे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स कंपोनेंट होते हैं। जैसे बात करें इसके अंदर प्लाज्मा होते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55%, और फाउंड पार्टिकल के अंदर आपके आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा ब्लड का क्लासिफिकेशन तो आ ही जाएगा। और इसका जो मेन रोल होता है, ये क्या करता है, हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है, क्योंकि ब्लड ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में कोई भी चीज़ ले जाना होगा कहीं भी चला जाता है। ओके, जैसे हम कोई मेडिसिन खाते हैं, हमारे जाता है स्टोमक में, वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और एब्जॉर्ब होकर हमारे डायरेक्ट ब्लड में जाती है, और उस ब्लड के थ्रू जहाँ भी उसका अपना साइट ऑफ एक्शन होता है वहाँ जाके दिखाता है। फार्माकोलॉजी आपके लेक्चर बी फार्मेसी आपके सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, पूरा फार्माकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो उसको प्रॉपर हम वीडियो लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर में जाते रहोगे। मज़ेदार सब्जेक्ट है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देख सकते हो ब्लड के अंदर आप आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी ऐसे इमेज दिखा सकते हो। अब आगे आते हैं थर्ड, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, इसमें क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो हमारे मसल फाइबर की बनी होती है, और ये क्या करती है, कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाने में हेल्प करती हैं एंड प्रोड्यूस करती हैं मूवमेंट एंड फोर्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट जो मूवमेंट करते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन का भी जो मूवमेंट होता है, एंड मेंटेन करते हैं पोस्चर, सर्कुलेट करते हैं ब्लड को, एंड हीट प्रोडक्शन में भी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अगर टाइप्स के बारे में बात करें, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, सबके नाम में ही अपना काम छुपा है। तो हम लोग प्रॉपर एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाला फिगर है हमारा स्केलेटल मसल्स का होता है, और जो सेकेंड वाला फिगर है ये हमारा स्मूथ मसल्स है, और ये लास्ट वाला ये हमारा कार्डियक मसल्स है। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सा, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जो होती हैं, अगर देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे, इसके अंदर स्टेरिएशन होता है, धारियाँ पाई जाती हैं। ये देखो यहाँ पर देखो धारियाँ ना ब्लैक ब्लैक, इसलिए इसको स्टेरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। और ये हमारी कैसी होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स की बनी होती हैं, और इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि स्टेरिएशन प्रेजेंट होता है और लाइट एंड डार्क बैंड के फॉर्म में, और ये मल्टीपल न्यूक्लियाई इसके अंदर पाए जाते हैं। ये लोकेट पेरीफ्री पे भी इसका न्यूक्लियर जो होगा किनारे किनारे पेरीफ्री पाया जाएगा, और ये ब्रांचिंग नहीं होते, अनब्रांच फाइबर होते हैं इसके अंदर। कंट्रोल क्या करता है, हमारे वॉल्यूंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वॉल्यूंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा अनुसार काम कर पाते हैं, जैसे हमें चलने का मन किया हम चल ले रहे हैं, हमें बोलने का मन किया हम बोल रहे हैं, तो हमें हाथ से कुछ खाने का मन किया तो कर रहे हैं, ये हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो जितने भी वॉल्यूंट्री एक्टिविटी है सब ये करवाता है स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। लोकेशन के बारे में बात करें, अटैच करता है, अटैच टू बोन से अटैच होता है। जैसे तो आपका कहाँ कहाँ अटैच होता है इसका, इस टाइप के मसल्स का, बाइसेप, ट्राइसेप, इस सब जगह पे। फंक्शन क्या होते हैं, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है एंड पोस्चर मेंटेन करवाने में मदद करता है। जितने टाइप के आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा एक्टिविटी करते हैं, सब इसी की वजह से तो कर पा रहे हैं। लोकोमेशन में मदद कर पा रहा। और एग्जांपल क्या है, ये हमारे मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग में पाए जाती हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स। तो प्रॉपर इतनी सारी बातें एकदम एग्जैक्टली लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर काटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इमेज बना के आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट अब आगे आ जाओ, हम बात करते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में जस्ट अपोजिट होता है आपके स्केलेटल मसल का, वहाँ पर स्टेरिएशन था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टेरिएशन नहीं पाया जाएगा, और इसका जो शेप होगा स्पिंडल शेप हो जाएगा,
इसमें जो सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियाई होगा और ये हमारे इसके अंदर ये भी सेम स्केलेटल के जैसे ही होगा। यहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होगी। यहाँ इसका जो कंट्रोल होगा हमारा एकदम एग्जैक्ट अपोजिट होगा हमारे स्केलेटल का। वहाँ पर वॉल्यूंट्री था, यहाँ पर इनवॉल्यूंट्री हो जाएगा। इनवॉल्यूंट्री मतलब जो हम कोई भी एक्टिविटी जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाए। ओके, तो इसका जो लोकेशंस होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन पाया जाता है, जैसे आपके स्टोमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, यूट्रस में हो गया और आपके ब्लड वेसल्स होगा। क्या आपके पास आप देखोगे जो भी हम खाना खाते हैं वो खाने के बाद धीरे धीरे पेरिस्टेलियासिस होकर ऑटोमेटिक हमारे स्टोमक तक जाता रहता है। तो हम तो केवल खाना कूट के निगल लिया, लेकिन आगे का प्रोसेस तो अपने आप हो रहा ना, तुम थोड़ी ना धक्का दे के स्टोमक तक पहुंचा रहे हो, वो ऑटोमेटिक पेरिस्टेलियासिस प्रोसेस करके हो रहा है। अब इंटेस्टाइन का क्या काम है, खाने को एब्जॉर्प्शन कराएगा। अब उसका जब टाइम होगा अपने आप एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं कि आप तुरंत चाहोगे कि नहीं हमने अभी खाना खाया तुरंत चलो एब्जॉर्ब हो जाओ, नहीं, आपके आंसर हो ही नहीं सकता। उसका अपना प्रोटोकॉल है, अपने अकॉर्डिंग वो चलेगा, आपका कोई रोल, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा है, उसका काम है बहना, वो बहता रहेगा, आप उसे चाह कर भी नहीं रोक सकते। तो ये सारी हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है। जैसे हार्ट, अभी जो कार्डियक मसल्स आएगा उसका देखते हैं, पूरा रोल बताऊंगा वहाँ पे। अब इसका फंक्शन जैसे यहाँ पे देखो क्या रोल होता है, पेरिस्टेलियासिस मदद करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, मूवमेंट ऑफ वेसल्स ऑर्गन को, जितने भी मूवमेंट होता है उस टाइप उस सबको रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ मसल्स पे ज़्यादातर ये टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स। यहाँ पर देख सकते हो स्मूथ मसल्स का इमेज प्रॉपर बना देना, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर दिख ही रहा है और ये स्मूथ मसल फाइबर आपको दिख रहा है। अब आगे जो कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के बारे में बात करें तो इसके अंदर स्टीरिएशन पाया जाएगा स्केलेटल के ही जैसा, बट इसमें सबसे खास फीचर क्या होगा, इसके अंदर ब्रांचिंग पाया जाएगा। ये आपस में एक दूसरे से ब्रांच के फॉर्म में अटैच होती हैं और इसके अंदर सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस इसके अंदर भी पाया जाएगा और ये प्रेजेंस ऑफ इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क। इसके अंदर दो खास बात याद रखना, एक तो इसमें ब्रांचिंग पाया जाएगी और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाया जाएगी। इसका जो कंट्रोल क्या होगा, इनवॉल्यूंट्री होगा, यानी ये स्मूथ मसल के ही जैसा होगा कंट्रोल। ये भी हम अपनी इच्छा अनुसार इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा हार्ट का काम है धड़कना, तो वो हमेशा धड़कता रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं अभी थोड़ी देर के लिए हम हार्ट को रुकवा सकते हैं, रुकेगा तो नहीं पड़ जाओगे। लोकेशन बारे में बात करते हैं, इसका कहाँ होगा, हार्ट में यानी मायोकार्डियम में। आप हार्ट में जब पढ़ोगे इसके अलग अलग टाइप के लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मेनली जो लोकेशन होता है इसका मायोकार्डियम होता है। तो फंक्शंस क्या है, रिदम कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जो हमारे हार्ट का जो कंट्रैक्शन होता है, आपको पता है हमारा हार्ट बीट एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है प्रॉपर। तो जो एक रिदम से धड़क रहा है वो रिदम को मेंटेन करने में हमारी कार्डियक मसल्स करती हैं। और इसका जो और एक इम्पॉर्टेंट रोल है, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट बॉडी। हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है पूरे बॉडी पार्ट को। तो ये हमारा प्रॉपर फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का। और इसका जो स्पेशल फीचर्स ये आते हैं, एक कभी थकती नहीं है। एक कार्डियक मसल्स ऐसी मसल है जो कभी नहीं थकती है, आप सो जाओगे तब भी ये हार्ट हमारा धड़कता ही रहता है। और इसके अंदर ऑटोमेटिसिटी है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी है, मतलब इसके अंदर खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पावर होती है और ये धड़कता रहता है। और पूरा हार्ट क्या पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या कैसे पूरा मैकेनिज्म होता है सब डिस्कस करेंगे। बस आप प्रॉपर इस चैनल से जुड़े रहो, आपको सारा डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इमेज, यहाँ पर आपको स्टीरिएशन दिखाना है, न्यूक्लियस भी इसमें रहेगा और यहाँ पर आपको जंक्शन बनाना रहेगा ब्रांचिंग का। तो इस तरीके से कार्डियक मसल्स आपका कंप्लीट होता है। अब आगे हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेबल देख सकते हैं, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। अगर हम देखें स्केलेटल मसल में स्टीरिएशन देखने को मिलता है, धारियाँ पाई जाती हैं, स्मूथ मसल में नहीं होता है, लेकिन कार्डियक मसल में भी धारियाँ स्टीरिएशन पाई जाती हैं। अगर बात करें कंट्रोल की तो देखोगे जो हमारा कंट्रोल जो स्केलेटल मसल है ये अकेला है जो हमारी इच्छा अनुसार काम करवाता है, वॉल्यूंटरी होती है, लेकिन बाकी आपका दोनों मसल स्मूथ एंड कार्डियक इसका इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होता है, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें, स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिला था, बाकी अदर स्मूथ एंड कार्डियक में सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। अगर हम शेप के बारे में बात करें तो स्केलेटल मसल लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और स्मूथ मसल स्पिंडल शेप हो गई थी, और कार्डियक में आपने देखा था ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिला था। अगर लोकेशन के बारे में बात करें, स्केलेटल मसल हमारे क्या क्या करती हैं, अटैच होती हैं बोन से, और स्मूथ वाले कहाँ पाए जाएंगे, वेसरल ऑर्गन में पाए जाएंगे, एंड जो हमारे कार्डियक होंगी हार्ट में पाई जाएगी।
इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाया जाता है, एक ही होगा जिसमें पाया जाएगा हार्ट में। बाकी आपका चाहे स्केलेटल हो चाहे स्मूथ हो, वहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाया जाएगा, और क्योंकि ये स्पेसिफिक फीचर है हमारे हार्ट की। तो इस तरीके से कंपैरेटिव टेबल से आप डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू बेस्ड, जो आप कभी ये मान लो सेमेस्टर एग्जाम के जब आखिरी सेमेस्टर में होंगे आप लोग जीपैट एग्जाम तो देना होगा, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इन सबसे बनते हैं। इसीलिए मैं प्रॉपर वीडियो आपके इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर होता जाए। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को इंट्रोडक्शन क्या कवर करना है कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, एग्जर्ट करता है, इसके पास ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है पूरे हमारे बॉडी का। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस एक्टिविटी होती है पूरा कंट्रोल हमारा यही नर्वस टिश्यू ही कराता रहता है। तो इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम का। इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्साइट करवाती है हमारे सेल को, इसलिए इसको एक्साइटेबल सेल्स भी बोलते हैं। तो नर्वस टिश्यू जो होता है एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो रिसीव करती है स्टिमुलाई को। मान लो कोई भी कहीं पे आपको बॉडी पार्ट में कोई भी चोट लगा, मान लो किसी मच्छर ने काटा, तो मच्छर के काटते ही जो भी स्टिमुलाई रिसीव होगा वो नर्वस टिश्यू की मदद से ही आपको रिसीव होता है। फिर उसको जितने भी टाइप के इम्पल्स जनरेट होंगे यही नर्वस टिश्यू कराएगा। जितने प्रकार के कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है हमारी बॉडी एक्टिविटी का, सब नर्वस टिश्यू कराने में मदद करता है। तो नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, के अंदर 2 मेन सेल्स होती है, एक न्यूरॉन्स होती है और एक न्यूरोग्लिया होती है। तो न्यूरोग्लिया को हम सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू की तो इसके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है, ये क्या करता है, वही इसका जो स्टिमुलाई होगी वो रिसीव करेगा। जैसे आप किसी को टच कर रहे हैं या कहीं आपको चोट लग गया, मान लो आपने गर्म तावे पे हाथ रख दिया गुस्से में, मान लो आपको जैसे अचानक से हमारे आँखों में तेज लाइट आ गई, तो ये सब जो सेंस रिसीव करवाने में, स्टिमुलस रिसीव करवाने में मदद कर रहा है हमारा नर्वस टिश्यू मदद कर रहा है। अगला बात कर रहा है इसका क्या रोल है, ये ट्रांसमिशन करता है नर्व इम्पल्स को, और क्या करता है कोऑर्डिनेशन को बनाता है हमारे डिफरेंट आर्गन के बीच में, और क्या करता है कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी दोनों को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस टिश्यू। और क्या करता है, रेगुलेशन करता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप इमेज देखोगे ये हमारा नर्वस टिश्यू का, तो इसके अंदर देखोगे एक्जान्स होते हैं, सेल बॉडीज होते हैं एंड डेंड्राइट्स होते हैं और न्यूरोग्लिया होती हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर इमेज दिखा सकते हो। आगे आ जाओ, अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, इसके अंदर क्या किस किस चीज़ों से मिलकर बना, तो इसके अंदर सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं और एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोल सकते हैं, सोमा भी बोल सकते हैं। और इसका जो रोल होता है, इसके अंदर कंटेन होता है, न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है सेल बॉडी नर्वस टिश्यू के अंदर। और इसके अंदर देखो, अगर इमेज में देखना चाहो तो ये देखो आपके सोमा दिख रहा ना, ये सोमा हमारा ही, यही क्या है साइटोन, यही क्या है सेल बॉडी। अगर आगे हम बात करें डेंड्राइट्स की, डेंड्राइट क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस होते हैं, उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो इमेज में, ये आपका जो इतने भी शॉर्ट प्रोसेस किनारे किनारे ये सब जो निकले हुए हैं, ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलाई होते हैं रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो वही इसका रोल देखिए, ये रिसीव करते हैं इम्पल्स, जितने भी टाइप के इम्पल्स होते हैं रिसेप्टर से रिसीव करता है हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स लाइक एंटीना, कहीं भी कोई भी इम्पल्स जनरेट हुआ तो आपको रिसीव करके तुरंत मैसेज को आगे कन्वे करने में हेल्प करता है। अब वो डेंड्राइट मैसेज रिसीव किया, अब आगे हमारा एक्सॉन्स मिलेगा। एक्सॉन्स क्या होते हैं, हमारे लंबे सिंगल फाइबर्स होते हैं, एक सिंगल फाइबर के बने होते हैं, और इनका रोल क्या होता है, कंडक्ट करते हैं इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक डेंड्राइट का काम हुआ, मैसेज को जनरेट किया, हमारे सेल बॉडी तक पहुंचा दिया। अब सेल बॉडी से आगे मैसेज एक्सॉन तक जाएगा, अब वही एक्सॉन हमारे आगे सेल बॉडी से मैसेज को लेके आगे एक्सॉन तक कन्वे कराने में आगे हेल्प करते हैं। और एक कवर्ड होता है, इसके अंदर माइलिन शीथ होते हैं। कुछ न्यूरॉन में माइलिन शीथ पाया जाता है, कुछ में माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ न्यूरॉन भी अलग अलग टाइप होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। वो हम जब नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल पूरा सिलेबस ही एक टॉपिक ही पूरा नर्वस सिस्टम का।
तो वहाँ डिटेल डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी आप इमेज बना देना एक सुंदर सा और यहाँ पर दिखा देना इसके अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पर देखो माइलिन शीथ और इसके अंदर नोड ऑफ रणवियर भी पाया जाता है और यहाँ पर एक जॉन टर्मिनल्स होते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए, प्रॉपर नंबर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूरॉन के टाइप के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन दी फंक्शंस, तो न्यूरॉन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं और एक इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जिसे एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हो। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन के बारे में बात करें, ये क्या करते हैं, कैरीज करते हैं इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स और सीनस, यानी जो भी रिसेप्टर होंगे वहाँ से मैसेज को रिसीव करेंगे और सीनस तक पहुँचाएंगे। सीनस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका एग्जांपल जैसे पेन एंड टच, जैसे कोई टच फील करना, कोई टच किया तो उस जो भी रिसेप्टर होंगे वो आपको सीनस तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर पेन होगा, कहीं भी चोट लगी तो सब रिसेप्टर मैसेज को कन्वे करके सीनस तक पहुँचाएगा। डिफरेंट टाइप का रिसेप्टर होगा। अब मोटर न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू, अब तो मान लो मैसेज आपके ब्रेन तक आ गया। अब ब्रेन तक मैसेज आ गया इसका मतलब थोड़ा ना कि कुछ करना ही नहीं है, अब उसके रिलेटेड रिस्पांस भी देना है। मान लो आपको चोट लगी तो उससे उसका आगे क्या करना है, तो ये सारी एक्टिविटी हमारा अब मोटर न्यूरॉन करेगा। मोटर न्यूरॉन तुरंत सीएनएस को बोलेगा, जो भी सीएनएस मैसेज देगा वो हमारा मोटर न्यूरॉन सीएनएस से जाके वहाँ पर डिफरेंट जहाँ से रिसेप्टर जिस जगह से जो भी रिस्पॉन्स देना होगा वो हमारा मोटर न्यूरॉन आगे कन्वे करेगा। तो वही है कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स या ग्लैंड तक, जो भी काम करवाना होगा करवाएगा। अब आ गया जो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मसल का कंट्रैक्शन, तो मोटर न्यूरॉन मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करवाता है। आ गया जो इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन जिसे एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हो, और एक कनेक्ट करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, यानी जो हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से टाइप बता सकते हो। अब आ गया जो बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट न्यूरोग्लाया की। तो न्यूरोग्लाया क्या होती है, न्यूरोग्लाया नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इनका नाम ही है सपोर्टिंग सेल। तो सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगी और हमारे न्यूरॉन को नरिश भी करती हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती रहती हैं। तो न्यूरोग्लिया जो सेल होती हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम में होती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती रहती हैं न्यूरॉन्स को। जो न्यूरोग्लिया होती हैं मेकअप ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, मतलब हमारे आधे से ज़्यादा वॉल्यूम पार्ट न्यूरोग्लिया ही हमारे न्यूरल टिश्यू के अंदर कवर की रहती है। टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया के बारे में बात करें, इसके अंदर आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं और ये सॉन सेल अलग अलग टाइप बन जाती हैं और ये माइक्रोग्लिया भी बनाती हैं। तो न्यूरोग्लिया अगर एस्ट्रोसाइट बारे में बात करें, क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और मेंटेन करती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक मॉडिफाइड होकर एस्ट्रो टाइप बन गई है न्यूरोग्लिया का। अगला हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती हैं, ये बनाती है माइलिन शीथ बनाती हैं सीएनएस के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट है, जो देखो न्यूरॉन्स आपके न्यूरॉन्स के अंदर क्या बना रही है, माइलिन शीथ बना रही हैं। तो सबका अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। सॉन सेल के बारे में बात करें, ये हमारे माइलिन शीथ बनाती हैं किसके अंदर, पीएनएस के अंदर। पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब आप नर्वस सिस्टम क्लासीफाई करोगे तो आपके दो टाइप होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो माइक्रोग्लिया का क्या रोल होता है, ये हमारे फैगोसिटिक एक्टिविटी दिखाती हैं। जितने भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं उन सबको फैगोसाइट, मतलब फैगोसाइट का सिंपल सा हिंदी है भक्षण करना, फॉरेन पार्टिकल को मार के गला के हटा देती हैं उस जगह से। तो इस तरीके से माइक्रोग्लिया पाई जाती हैं जिनका रोल होता है फैगोसिटिक एक्टिविटी। तो ये न्यूरोग्लिया का डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, अपने अपने मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होने लगता है। तो इस तरीके से आपका न्यूरोग्लिया कंप्लीट होता है। अभी एक सिंपल सा डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। आपका एग्जामिनर इस आपके वाइवा के टाइम में जरूर पूछता है। तो फंक्शन क्या होगा न्यूरॉन्स का, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इम्पल्स का। जितने टाइप का इम्पल्स का कंडक्शन होगा न्यूरॉन करवाता है। न्यूरोग्लिया क्या है, इसका दूसरा नाम ही है सपोर्टिंग सेल, तो ये हमारे सपोर्टिंग न्यूरॉन्स हो गई। अगला एक्साइटेबिलिटी के बारे में बात करें तो न्यूरॉन में एक्साइटेबिलिटी पाया जाता है, लेकिन न्यूरोग्लिया में किसी भी टाइप का एक्साइटेबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम डिवीजन के बारे में बात करें, न्यूरॉन्स के अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, लेकिन न्यूरोग्लिया के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, वे डिवाइड हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप एक कंपैरिजन टेबल से एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना के आप दिमाग में रख सकते हैं, ताकि वाइवा के टाइम पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर सको। तो इस तरीके से हमने इस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अलग लोगों तक जाए, और सब्सक्राइब भी करिए, तो इससे हमारा मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और वीडियो बनाएं, ताकि
आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।